शटर्स लगे हुए हैं, दो चाबियां हैं, दो ताले लगे हुए हैं। एक ताले की चाबी आरओ से पास होती है, एक ताले की चाबी आरओ से पास होती है, और ये दोनों ही चाबियां वर्तमान में ट्रेजरी में बंद हैं। तो देख सकते हैं जो रेक्टेंगुलर बने हुए हैं वो बेसिकली और नीचे ऊपर वाले में राशि घड़ियां कांटे और खिचड़ी है, और नीचे वाले में हाईलाइट कर दीजिएगा, ऊपर वाला ले चलिए। और यहाँ पर आपको एक लाइन से हटिया, कांके, कटिया, रांची और खिचड़ी कर, ठीक है। ये हो गया स्ट्रॉन्ग रूम्स के जो नीचे वाला है। जो नीचे वाला देख रहे हैं वो रोड है। जैसे कि हम इस रोड से इस प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे जिला पुलिस बल के जवान मौजूद रहेंगे। काउंटिंग एजेंट्स जा सकते हैं, काउंटिंग सुपरवाइजर्स जा सकते हैं, कैंडिडेट्स जा सकते हैं, ठीक है। इस गेट के अंदर इतने लोगों का प्रवेश अलाउड रहेगा काउंटिंग के वाले दिन, बाकी सब लोग इसके बाहर ही रहेंगे। इसके बाद फिर जस्ट ऊपर सेकंड गेट आता है 13A। फॉर्म 13A बेसिकली ये डिक्लेरेशन होता है जो कि हर इलेक्टर को देना होता है, जिसके पास भी ये हम पोस्टल बैलेट भेजते हैं उसको निकाल के दो प्रिंट निकाल के ये डिक्लेरेशन है, और इस डिक्लेरेशन को एक गस्टेड ऑफिसर साइन करते हैं, ठीक है। एक गस्टेड ऑफिसर साइन करते हैं कि हाँ ये व्यक्ति पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट देने हेतु सक्षम है, ठीक है। तो नॉर्मली जितने भी पोलिंग टीम्स यहाँ पर वोट करते हैं तो हम लोग एक अपना ऑफिसर बिठा देते हैं फैसिलिटेशन सेंटर पे, जो कि सभी पोस्टल बैलेट को वेरीफाई करा देता है, ठीक है। इसको कहा जाता है 13A का डिक्लेरेशन, ठीक है। इसको ऐसे फोल्ड करा के रख देना, ये ऐसे फोल्ड होके रह जाएगा। इसके बाद बाकी दोनों होते हैं 13B और 13C। ये दोनों लिफाफे हैं, ये फॉर्म नहीं है। 13B और 13C दोनों लिफाफे होते हैं, ये फॉर्म भी होता है। एक होता है छोटा लिफाफा जिसको 13B कहा जाता है, तो बड़ा लिफाफा जिसको 13A कहा जाता है, ठीक है। यह तीन चीज के साथ फिर आपका बैलेट पेपर होता है, ठीक है। इमेजिन कर लीजिए ये बैलेट पेपर है, आपने अपना वोट दे दिया, उसके बाद आप इसको बंद करेंगे, ठीक है। बंद करने के बाद ये जो छोटा वाला लिफाफा होता है 13B, इस 13B में आप बैलेट पेपर डालेंगे, कैसे भी मोड़ के डाल दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको बंद करेंगे, ये पैक होगा बैलेट पेपर के साथ। 13B पैक हो गया, इसी में आपका पोस्टल बैलेट। अब इस लिफाफे 13B वाले लिफाफे के साथ अलग से फिर ये 13A वाला डिक्लेरेशन आएगा, ठीक है। और ये दोनों मिलकर अब इस बड़े वाले लिफाफा 13C में जाएंगे। ये कंप्लीट हुआ पोस्टल बैलेट। अब इसको आप जमा करते हैं, यही चीज आता है काउंटिंग करने के लिए। अब परेशानियां कहाँ आती है, ठीक है। इस लिफाफे के अंदर हमको यह दोनों चीज अलग अलग मिलनी चाहिए। ये 13A अलग मिलना चाहिए और ये 13B का छोटा लिफाफा अलग मिलना चाहिए। अगर ऐसा देखा गया कि ये है ही नहीं, ठीक है, बंदे ने सिर्फ और सिर्फ यही डाल के भेज दिया है, ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिना डिक्लेरेशन के माना जाएगा कि ये जिस व्यक्ति ने भी वोटिंग किया है वह एक गस्टेड ऑफिसर के सामने नहीं आया और उसकी पहचान नहीं हो पाई है, ठीक है। तो अगर ये चीज नहीं है तो ये रिजेक्ट। दूसरा क्या सिचुएशन आ सकता है कि डालने वाले बंदे ने यह इसी में डाल दिया, समझ रहे हैं, इसी छोटे वाले लिफाफे में ही अपने पोस्टल बैलेट के साथ ही व्यक्ति ने डाल दिया, ठीक है। और इसके बाद फिर इस छोटे लिफाफे को बड़े लिफाफे में डाला, यही पे हम कह रहे थे। ये भी रिजेक्ट, ठीक है, ये भी रिजेक्ट होगा। नहीं सर, यही पे कहना है यहाँ कंसीडर किया जाए कि गलती से वो अब बता रहे हैं कि ये प्राइमा फेसी रिजेक्ट हो जाएगा। प्राइमा फेसी रिजेक्ट होने के बाद अगर आपका मार्जिन ऑफ वोट्स ऐसा निकल रहा है कि ऐसे रिजेक्ट हुए बैलेट पेपर की संख्या मान लीजिए कि 500 है और विनिंग और लूजिंग का मार्जिन भी कैंडिडेट्स के बीच में 500 का ही है, ठीक है, तब ये सारे के सारे बैलेट पेपर्स निकलकर आरओ टेबल के पास जाएंगे और फिर आरओ हैज टू टेक ए कॉल कि हमको इस बैलेट पेपर को अलाउ करना है या नहीं करना, ठीक है। ये क्लियर हुआ। ऐसे 12,000 बैलेट पेपर रहेंगे जिसमें कि यह चीज चेक होगा।
ये सारा चीज तेरा ABC, बड़ा लिफाफा छोटा लिफाफा, पोस्टल बैलेट इसके अंदर है, डिक्लेरेशन बाहर है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। अभी बहुत क्लियर हो गया। ये क्लियर हो गया, फिर से रिपीट कर। क्लियर पार्टियों के साथ तमाम चीज़ें, दिशा निर्देश और जो भी गाइडलाइन है उसे बताया गया, क्या कुछ है सर और किस तरह से तैयारी? जी देखिए, ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अनुसार काउंटिंग की बृहद पैमाने पर तैयारियां की जाती हैं और यहाँ रांची लोकसभा के अंतर्गत 15 स्थित बाजार समिति में काउंटिंग की पूरी व्यवस्था अरेंज की गई है। अब ये सारी व्यवस्थाओं से सभी कैंडिडेट्स तथा उनके इलेक्शन एजेंट्स को रूबरू कराना आवश्यक होता है। उस आलोक में आज सारे कैंडिडेट्स तथा उनके एजेंट्स के साथ यहाँ पे एक मीटिंग रखी गई और उन्हें विस्तार पूर्वक काउंटिंग हॉल्स तथा पूरे स्ट्रॉन्ग रूम के विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। सबसे पहले तो ये है कि हर एक कैंडिडेट को अपने कैंडिडेट एजेंट्स, अपने काउंटिंग एजेंट्स का अपॉइंटमेंट करना है। तो वो काउंटिंग एजेंट्स का अपॉइंटमेंट किस प्रकार से फॉर्म 18 तथा फॉर्म 19 भरा कर किया जाएगा, उसके बारे में विस्तार से इनको जानकारी दी गई है। किस तारीख तक वह एप्लीकेशन दे सकते हैं अपने काउंटिंग एजेंट्स के अपॉइंटमेंट के लिए, उसके बारे में बताया गया है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के साथ एप्लीकेशन आएगा, जिसके बाद फिर यहाँ से एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड उनको उपलब्ध कराया जाएगा। उसी फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड के होल्डर्स ही सिर्फ काउंटिंग एजेंट के रूप में उस दिन मतगणना हॉल में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किस प्रकार के डिक्लेरेशन सभी काउंटिंग एजेंट्स को देने हैं, किस प्रकार से सीक्रेसी ऑफ वोटिंग के संदर्भ में उन्हें डिक्लेरेशन देना है, इसके बारे में भी व्यवस्थित तरीके से बताया गया। किन किस्म के लोग काउंटिंग एजेंट्स बन सकते हैं, कौन कौन नहीं बन सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। मसलन कि कोई भी माननीय मंत्री या तो भारत सरकार के या फिर राज्य सरकार के काउंटिंग एजेंट नहीं बन सकते हैं। कोई भी माननीय सांसद या माननीय विधायक काउंटिंग एजेंट नहीं बन सकते हैं। कोई भी नगर निगम, नगर परिषद या फिर नगर पंचायत के चेयरपर्सन काउंटिंग एजेंट नहीं बन सकते। उसी प्रकार से जिला परिषद के अध्यक्ष इत्यादि काउंटिंग एजेंट नहीं बनते। कोई सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी काउंटिंग एजेंट नहीं बन सकते, तथा कोई भी ऐसे व्यक्ति जिनके पास की राज्य स्तर से या फिर भारत सरकार के स्तर से सुरक्षा दी गई है, X कैटेगरी, Y कैटेगरी या Z कैटेगरी, वह भी काउंटिंग एजेंट्स नहीं बन सकते। तो इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक सभी कैंडिडेट्स को बताया गया है और ससमय सभी एप्लीकेशंस सबमिट करने के लिए भी कहा गया है, ताकि उन्हें ससमय अपॉइंटमेंट लेटर्स भी उपलब्ध करा दिया जाए। इसके अतिरिक्त काउंटिंग प्रेमाइसेस में कहाँ कहाँ पे गाड़ियाँ लगेंगी, कैसे कैसे पार्किंग हुई, किन के गाड़ियों को अलाउ किया जाएगा, किन को नहीं अलाउ किया जाएगा, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं रहेंगे, व्हाट आर डूज़ एंड डोंट्स, उनके बारे में बताया गया है। और फाइनली जो काउंटिंग प्रोसेस है, जो काउंटिंग हॉल के अंदर निभाया जाएगा, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जैसे कि एक पर्टिकुलर विधानसभा में अगर 25 टेबल लगे हुए हैं तो 25 टेबल में CUs फॉर्म 17C के साथ लाए जाएंगे और जो स्टाफ्स इनको लेकर आएंगे वो एक एक करके सभी टेबल्स तक पहुंचा देंगे। सभी टेबल्स पर जो कंट्रोल यूनिट पहुंचेगा तो हर एक काउंटिंग सुपरवाइज़र का दायित्व रहेगा कि वो काउंटिंग एजेंट को अवगत कराएं कि उस मशीन में जितना भी वोट्स होल्ड है वो फॉर्म 17C में मैच हो रहा है, और अगर ये मैच एक जैसा रहता है तभी काउंटिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे, और नहीं तो फिर जो कंट्रोल यूनिट है उसे वापस ARO टेबल पे रखाएंगे। अगर मशीन ऑन हो जाती है और फॉर्म 17C के साथ टोटल वोट्स का मिलान हो जाता है, तब फिर रिज़ल्ट बटन को क्लिक करा के उसको बिल्कुल इस तरीके से काउंटिंग एजेंट के पास दिखाना है, ताकि कैंडिडेट और उनके जो